चैप्टर 1। घने जंगलों के बीच बीच में एक गोदान में एक महिला जमीन पर पड़ी अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। गौर से देखने पर पता चल रहा था कि उस महिला को बहुत ही बुरे तरीके से मारा गया है, क्योंकि उसके पूरे शरीर पर चोटों के निशान थे। उस महिला का एक पैर भी टूटा हुआ था और वह ठंडे फर्श पर बेजान पड़ी थी। तभी उस गोदान का दरवाजा खुला और एक महिला अंदर आई, जिसने रेड कलर का एक खूबसूरत सा गाउन पहन रखा था और उसके साथ एक मैचिंग का क्रिस्टल हील्स था। वो महिला जमीन पर पड़ी महिला को अपनी घृणा भरी नजरों से देखते हुए बोली, नॉट बैड, तुम अभी तक जिंदा हो। और उसने अपने हाथ में उस लड़की के हाथ को थामा। उसके ऐसा करने से उस महिला के हाथ से खून निकलना लगा, पर फिर भी उसने कोई रिएक्ट नहीं किया और वैसे ही किसी बेजान लाश की तरह जमीन पर पड़ी रही। वही उस महिला को कुछ रिएक्ट न करते देख उसने अपने पीछे खड़े बॉडीगार्ड को इशारा किया और वो महिला, जिसका नाम आरोही था, उसे जमीन से खींचकर खड़ा कर दिया। ये देखकर वो महिला, जो आरोही की बहन थी, सोनाली रस्तोगी, उसने बोली, नाटक करना बंद करो, मुझे पता है कि तुम अभी तक जिंदा हो। और फिर आरोही की तरफ देखती हुई, जो बहुत ही दीनी दिख रही थी, उसे देखकर हंसते हुए बोली, वैसे मैं आज तुम्हें एक बड़ी खुशखबरी सुनाने आई हूँ। वही ये सुनकर भी आरोही ने कोई रिएक्ट नहीं किया और वैसे ही अपना सिर नीचे झुकाए खड़ी रही, जैसे वो एक बेजान गुड़िया हो। शुरुआत में वो ऐसी नहीं थी। जब भी सोनाली उसके साथ ऐसा कुछ करती, उसे बहुत गुस्सा आता और वो सोनाली को बहुत बुरा भला कहती थी, जिससे सोनाली को गुस्सा आ जाता और वो उसे खूब मारती। ऐसा करने में सोनाली को बहुत मजा आता था और अब आरोही ये बात समझ चुकी थी कि वो जितना ज़्यादा रिएक्ट करेगी, सोनाली को उतना मजा आएगा। वही सोनाली ने जब अभी भी आरोही को कोई भी रिएक्ट करते नहीं देखा, तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई और उसने कसकर आरोही के बाल को पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए बोली, मेरी प्यारी बहन, मुझे सच में तुम्हें इस तरह देखकर बहुत दुख होता है। और ये बोलकर वो पगलों की तरह हंसने लगी और फिर आगे बोली, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई कि दक्ष सिंघानिया, जिसने तुम्हें किसी राजकुमारी की तरह प्यार किया था, उसे आज मौत की सजा सुनाई गई है। अगर उसे पता चला कि तुम अभी तक जिंदा हो, तो मुझे नहीं लगता है कि वो चैन से मर पाएगा। वही सोनाली की बात सुनकर आरोही की आंखें सिकुड़ गईं और बोली, क्या कहा तुमने? वही आरोही का रिएक्शन देखकर सोनाली कुटिलता से मुस्कुराते हुए बोली, मैंने कहा, तुम्हारे आदमी को मौत की सजा सुनाई गई है। सोनाली दक्ष से शादी करना चाहती थी, पर आरोही ने उसे उससे छीन लिया था। आरोही ने उसे मजबूर किया था कि वह अपने बच्चे के साथ मिलकर उसका फायदा उठा सके। आरोही बहुत ही भोली थी। वो जो कुछ भी उसके और दक्ष के बीच होता था, वो सब वो सोनाली को बता देती थी, क्योंकि सच में वो दिल से सोनाली को अपनी बहन मानती थी। पर आरोही को नहीं पता था कि सोनाली उसका फायदा उठा रही है। अब जब दक्ष को मौत की सजा सुनाई गई थी, तो अब सिंघानिया परिवार का एकमात्र उत्तराधिकारी अर्जुन सिंघानिया था। अब जब मैं अर्जुन से शादी कर लूंगी, तो मैं सिंघानिया परिवार की मालकिन बन जाऊंगी। अगर दक्ष ने उसके बारे में थोड़ी सी भी परवाह की होती, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब उन दोनों की वजह से हुआ था। वही सोनाली की बात सुनकर आरोही चिल्लाए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। दक्ष को मौत की सजा नहीं दी जा सकती है, उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। और इस तरह वो रोने लगी। सोनाली के चेहरे पर एक जीत भरी मुस्कान आ गई। सोनाली बोली, तुम अभी भी भोली हो, मैं उसे जेल में डाल सकती हूँ, मैं उसे मरवा सकती हूँ। देखो, मैं कितनी दयालु हूँ। तुम्हारे बेटे के मरने के बाद मुझे डर था कि वो इस दुनिया में अकेला रह जाएगा, इसलिए मैंने सोचा क्यों न मैं तुम्हारे पति को भी तुम दोनों के पास भेज दूँ। चिंता मत करो, तुम्हारा मिलन जल्द ही उनसे होगा। वही सोनाली की बात सुनकर आरोही की आंखों में खून उतर आया और उसने कसकर अपनी मीठी बोली, उसके ऐसा करने से मेरे हाथों से पानी की तरह खून बहने लगा, पर यह दर्द उस दर्द के सामने कुछ भी नहीं था जो अभी मेरे दिल में महसूस हो रहा था। पता नहीं अचानक से उसके अंदर कहाँ से इतनी शक्ति आ गई और उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उन बॉडीगार्ड से अपने आप को छुड़ाया और सोनाली की ओर दौड़ी। पर वो उस तक पहुंचने से पहले ही किसी ने एक जोरदार लात उसके पेट पर मार दी और वही आरोही, जो पहले ही कमजोर थी, वो खुद को संभाल नहीं पाए और सीधे जाकर दीवार से लग गई और उसके माथे से खून बहने लगा। उसकी आंखें सिर्फ और सिर्फ नफरत से भरी हुई थीं। फिर उसने उस दिशा में देखा जहां सोनाली थी और वो अपना बदला बिना ही मर गई। मेडिसिन की गंदी सी स्मेल जैसे ही आरोही के नाक में गई, उसकी आंखें खुल गईं और वो झट से उठकर बैठ गई। वो इस समय बहुत ज्यादा ही घबराई हुई थी। उसका पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। उसने अपने चारों ओर देखा और वो दंग रह गई। ये कैसे हो सकता है? वो जिंदा है। वो अभी भी वो दर्द महसूस कर सकती थी
जिसे उसने ठीक मरने से पहले फील किया था। आरोही को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। वो अभी इस बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसने अपने पैरों पर ध्यान दिया, जो एकदम सही सलामत थे। उसके पैर पर कोई भी चोट के निशान नहीं थे, बल्कि उसके पैर तो किसी बच्चे की तरह मुलायम और सॉफ्ट लग रहे थे। ये कैसे हुआ? उसका पैर। वो ये सोच ही रही थी कि तभी उसे वर्ड के बाहर से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। ये लड़की मेरी बात क्यों नहीं समझती? मैंने उसे कितनी बार समझाया है कि सोनाली उसकी बहन है, वो उससे इस तरह पेश न आया करे। उसकी वजह से देखो सोनाली की कैसी हालत हो गई है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? उस महिला की शिकायत दरवाजे के बाहर साफ सुनी जा सकती थी। साथ ही साथ बीच बीच में एक आदमी की आवाज़ भी आ रही थी, जो महिला को शांत करवाने की कोशिश कर रहा था। तभी गेट का दरवाजा खुला और वो दोनों जन अंदर आए। पर जैसे ही उन्होंने अपनी बेटी को बेड पर बैठा हुआ देखा, तो वो हैरान हो गए और आरोही के बेजान चेहरे को देखकर सोचा क्या आरोही ने उनकी बातें सुन ली है। वो दोनों जन कोई और नहीं, आरोही के मामा पापा निर्मला रस्तोगी और विवेक रस्तोगी थे। फिर आरोही की माँ अपने आप को संभालते हुए बोली, आरोही तुम उठ गई। वही अपने सामने परिचित सीन को देखकर आरोही हैरान हो गई और धीरे धीरे उसे सब याद आने लगा। जब वो 18 साल की थी तब उसके साथ ही हादसा हुआ था। उसी साल उसकी जुड़वा बहन भी परिवार में वापस आई थी। सोनाली और आरोही दोनों जुड़वा बहन थे, लेकिन दोनों के जन्म के ठीक बाद हॉस्पिटल में काम करने वाले एक आदमी ने पैसे की लालच में सोनाली को किडनैप करके एक गरीब परिवार के पास दी थी। तब से सोनाली एक दुखद जीवन जी रही थी। भले ही वो जुड़वा थे, पर वो एक जैसे नहीं दिखते थे, जिसकी वजह से सोनाली को ढूंढने में सोनाली को ढूंढ नहीं पाए थे। पर सोनाली के पास निर्मला की एक निशानी थी, जो उसने अपनी दोनों बेटियों को जन्म के समय पर दी थी। और फिर जब वो चीज़ें सोनाली के पास से मिली, तो उन्होंने सोनाली और मिष्टी का डीएनए टेस्ट करवाया। तब उन्हें पता चला कि ये उनकी खोई हुई बेटियां थीं। फिर क्या हुआ? वो अपनी बेटी को अपने पास ले जाने का फैसला किया, जिससे वो एक अच्छा जीवन जी सकते। आरोही अपनी बहन से प्यार करती थी और उसका पूरा ध्यान रखती थी। उसे सोनाली के लिए बहुत बुरा लगता था, क्योंकि उसने अपने शुरुआती जीवन में बहुत कुछ सहा था और उसने डिसाइड किया था कि वो उसे वह सब कुछ देगी जो वो चाहती है, जिससे सोनाली अपने पुराने जीवन को भूल सके और खुश रह सके। जब भी सोनाली कोई गलती करती, तो आरोही अपनी इच्छा से उसके दोष को अपने ऊपर ले लेती। उसका मानना था कि वो एक जिम्मेदार और अच्छी बहन है, जो अपनी बहन की सिर्फ खुशियाँ चाहती है। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि सोनाली, जिसे वो इतना प्यार करती है, वो उसे ही एक दिन नीचे खाई में धकेल देगी। एक समय पर विवेक जी और निर्मला जी, जो आरोही पर बहुत ध्यान देते थे, वो सोनाली पर पूरा ध्यान देने लगे। यहाँ तक कि जब सोनाली गलती करती, तो भी वो आरोही पर ही गुस्सा करते कि सोनाली उसकी बहन है, उसे उसकी मदद करना चाहिए। सोनाली को उसकी चीजें छीनने में बड़ा मजा आता था, चाहे वो कपड़े हों या गहने। सोनाली जो चाहती है, वो उसे आरोही से छीन लेती। कभी कभी तो आरोही को बुरा भी लगता था, पर ये सोचकर कि वो उसकी बहन है, वो कुछ नहीं बोलती। क्या आरोही सोनाली से अपना बदला लेगी? आइए जानते हैं इस कहानी की शुरुआत कहाँ से हुए। ये सब कुछ शुरू हुआ एक शादी के प्रपोजल से। सिंघानिया परिवार और रस्तोगी फैमिली एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। पता नहीं कहाँ से एक दिन हर जगह ये अफवाह फैल गई कि सिंघानिया परिवार के बड़े बेटे की तबीयत अचानक से खराब हो गई है और वो किसी भी समय मर सकता है। वही जब दक्ष की दादी को जब ये पता चली, तो उन्होंने जल्दी से दक्ष से बात करने की कोशिश की, पर वो सफल नहीं हो पाई। पर उन्हें ये पता चल गया था कि सच में दक्ष की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब है। ये सुनकर दक्ष की दादी बहुत घबरा गए और उन्होंने दक्ष की कुंडली एक पंडित जी को दिखाई, क्योंकि वो इन सब में बहुत मानती थी और वो अपने पोते से बहुत प्यार करती थी और उसे कुछ भी होते हुए नहीं देख सकती थी। तब पंडित जी ने उन्हें बताया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो बहुत अकेला है, उन्हें एक जीवन साथी की जरूरत है, जो उन्हें प्यार कर सके और उनका ख्याल भी रख सके। और हाँ, एक बात और, अगर दक्ष में आने वाले जिंदगी में वो लड़की कन्या राशि की हुए तो ये और अच्छी बात होगी। संयोग से आरोही और सोनाली दोनों ही कन्या राशि की थी और दोनों ही अनमैरिड थी। वो दोनों अभी यंग थे और अभी अभी ही एडल्ट हुए थे। तो ऐसा कैसे पॉसिबल था कि वो ऐसे किसी आदमी से शादी करने के लिए तैयार हो जाए जो मरने वाला है? बेसिक उनमें मैं ऐसा कोई नहीं चाहता था। जब सोनाली तो ये बात चाली कि मॉम डैड उसकी शादी एक ऐसे आदमी से करवाना चाहते हैं जो किसी भी समय मर सकता है, तो सिर घूम गया, क्योंकि उसने अभी अभी तो अच्छा जीवन जीना शुरू किया था। वो किसी की विधवा बनकर अपनी पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकती थी। नहीं, ये सोचकर ही वो घबरा गए। फिर क्या था, उसने वही किया जो वो हमेशा करती थी। उसने निर्मला जी और विवेक जी के सामने नाटक किया।
वो रोते हुए बोली, अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं तो मैं ऐसा जरूर करूँगी। वैसे भी मैं गांव पाली बड़ी हुई, आप मुझे अपने पास क्यों रखना चाहेंगे? मैं अपना पूरा जीवन में गांव में रहने से पहले से ही काफ़ी दुखी हूँ। मैंने सोचा था कि अब मैं आपके साथ एक अच्छा और सुखद जीवन जी सकूंगी। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आप लोग मेरे लाइफ को एंजॉय करने से पहले ही एक मरते हुए आदमी से शादी करने को कहेंगे। पर कोई बात नहीं, मुझे पता है कि आपने हमेशा आरोही पर ज़्यादा ध्यान दिया है और आप उसे मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं, और करना भी चाहिए क्योंकि बचपन से वो ही आपके पास रही है। भले ही मैं वापस आ गई, फिर भी मैं एक बाहरी लड़की हूँ। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मैं उस लड़के से शादी करूं, तो मैं कर लूंगी। ये बोलने के बाद उसने अपने आप को रूम में बंद कर लिया और अपने आप को मारने की कोशिश की। ये सब देखकर उसके पेरेंट्स इतने डर गए कि उन्होंने तुरंत फैसला किया कि सोनाली की जगह आरोही दक्ष से शादी करेगी। हालांकि आरोही अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी, पर जब उसे इस बारे में पता चला तो उसे लगा जैसे किसी ने गला पकड़ लिया है। उसे अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ क्योंकि वो भी ये शादी नहीं करना चाहती थी। पर इससे बुरा तब हुआ जब सोनाली ने पूरी कॉलेज में भी ये अफवाह फैला दी कि आरोही की शादी एक ऐसे शख्स से होने वाली है जो किसी भी समय मर सकता है, मतलब वो जल्द ही विधवा हो जाएगी। और फिर क्या था, सब बच्चे ने आरोही का बहुत मजाक उड़ाया, और जब आरोही को पता चला कि इन सब के पीछे सोनाली है तो उसे गुस्सा आ गया कि सोनाली उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। उसी की वजह से तो उसे ये शादी करने पड़ रही थी। अगर वो शादी के लिए मना नहीं करती तो ऐसा नहीं होता। वो अभी छोटे थे, उन्हें नहीं पता था कि अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है, और फिर उन दोनों के बीच हाथापाई हो गए। और इन सब में सोनाली को गुस्सा आ गया और उसने आरोही को सीढ़ियों से धक्का दे दिया, और फिर जब आरोही को होश आया तो हॉस्पिटल में थी। इन सब में आरोही को समझ आया कि सोनाली कितनी बुरी है और उसे सोनाली से नफरत हो गए। वो सोनाली को एक अच्छा सबक सिखाना चाहती थी, पर जब उसकी मॉम ने बताया कि सोनाली बहुत गिल्टी है, उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है और न ही कुछ खा रही है न पी रही है। उन्हें डर था कि कहीं पिछली बार की तरह ही सोनाली अपने आप को कुछ कर ले। इस डर से उन्होंने सोचा कि उन्हें सोनाली को माफ कर देना चाहिए। वैसे भी आरोही अब ठीक थी। वैसे आरोही ऐसा नहीं चाहती थी, पर वो अपनी मॉम डैड को भी इतना दुखी नहीं देख सकती थी, इसलिए उसने फिर कुछ नहीं कहा। पर वो फिर भी किसी भी किस्मत पर सिंघानिया फैमिली में शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। उसने विरोध करने की बहुत कोशिश की, पर उसकी एक नहीं चाली क्योंकि सिंघानिया फैमिली रस्तोगी फैमिली से बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। भले ही निर्मला जी और विवेक जी अपनी बड़ी बेटी से बहुत प्यार करते थे, पर उन्हें ये भी पता था कि अगर एक बार आरोही की शादी सिंघानिया फैमिली में हो गई तो उन्हें बिजनेस को बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। फिर क्या था, उन्होंने आरोही की एक सुनी क्योंकि इस समय उन्हें आरोही से ज़्यादा अपना बिजनेस का प्रॉफिट नजर आ रहा था। उसी समय आरोही का डील कॉलेज के हैंडसम हंक अर्जुन कपूर कर आ गया था। वो यंग थी। इस एज में ऐसा कोई ना कोई होता ही है जिसे आप पसंद करते हो। वो उसकी डांसिंग पर्सनैलिटी को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई थी। वैसे आरोही को इस समय नहीं पता था कि अर्जुन भी दीवान परिवार का बेटा है और दक्ष से कंपटीशन करने वाला एकमात्र उत्तराधिकारी। पर जब उसके न चाहते हुए थी उसका रिश्ता सिंघानिया परिवार से तय हो गया, तब उसे पता चला कि अर्जुन भी सिंघानिया परिवार का ही बेटा है, और वो इस फैक्ट को बर्दाश्त नहीं कर पाई कि उसका क्रश अब उसका देवर बन गया है। वही दक्ष की बात करें तो ऐसा कुछ भी नहीं था, वो बस थोड़ा सा घायल हुआ था क्योंकि एक बार फिर उस पे हमला हुआ था। सिंघानिया परिवार का हेड होने के कारण आए दिन उस पे कोई न कोई हमला होते ही रहते थे, पर इस बार वो थोड़ा ज़्यादा ही घायल हो गया था, जिस वजह से उसकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हर जगह ये अफवाह फैला दी गई थी कि वो किसी भी मर सकता है, जिससे उसके दुष्काम थोड़े रिलैक्स हो जाए। जब दक्ष को अपने और आरोही की शादी के बारे में पता चला था तब तक वो पूरी तरह से ठीक हो गया था। शादी के रात को आरोही दक्ष से पहली बार मिली थी। भले ही दक्ष दिखने में बहुत हैंडसम था, पर उसके पास सा हमेशा एक पावरफुल ऑरा रहता था जिसे देखकर आरोही डर गए थी। आखिर वो सिर्फ एक 18 साल की एक कोमल सी लड़की थी जिसे दुनियादारी का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। वही दक्ष एक बहुत बड़े कंपनी का सीईओ जिसे बिजनेस के दुनिया का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। आरोही का उससे डरना एक आम बात थी। भले ही वो आदमी दिखने में कोल था, पर वो हमेशा उसे अच्छे से ही पेश आता था। वो कुछ भी मांगती थी वो उसे वो सब कुछ देता था। पहले पहले तो उसने उसके खिलाफ जाने की बहुत कोशिश की, पर जब जब उसने देखा कि दक्ष उसके साथ कितना नर्म है तो वो शांत हो गए। आरोही कोई धामांडी लड़की नहीं थी। उसे जब समझ आया कि अब कुछ नहीं हो सकता है तो वो शांत हो गए और अपने और दक्ष के फ्यूचर के बारे में सोचना लगी। फिर धीरे धीरे उसे उस आदमी से प्यार हो गया। आखिर उस आदमी की पर्सनैलिटी ही ऐसी थी कि कोई भी लड़की उसे उसके तरफ अट्रैक्ट होने से रोक न पाए, तो आरोही खुद को कैसे रोक पाती।
भले ही वो बाहर से कितना भी सख्त दिखता हो, पर आरोही जानती थी कि वो अंदर से बहुत कोमल है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया और इन सब बीच में उसने सोनाली को भी माफ कर दिया था, क्योंकि उसे की वजह से उसकी शादी दक्ष से हुई थी। क्योंकि अगर वो मना नहीं करती तो उसे इतना प्यार और केयर करने वाला पति कहाँ से मिलता, और वैसे भी वो उसकी बहन थी। सोनाली उससे ऐसे पेश आती थी कि वो उससे बहुत प्यार करती है, और ये देखकर आरोही को भी बहुत अच्छा लगता था। आरोही उसके और दक्ष के बीच में जो कुछ होता था वो सब सोनाली को बता देती थी, क्योंकि सोनाली ने उसे बताया था कि वो अर्जुन को डेट कर रही है। तो आरोही ने सोचा कि सोनाली भी जल्द ही उसकी फैमिली में शामिल होने वाली है, तो उससे कोई बात छिपाने का मतलब नहीं है। वही आरोही को नहीं पता था कि सोनाली उससे कितनी नफरत करती है और वो उसके जाल में फंसती जा रही है। जैसे दक्ष उससे बहुत प्यार करता था तो वो उससे अपनी हर एक छोटी बात शेयर करता था, पर अचानक से एक दिन सब कुछ बदल गया। दक्ष के ऊपर इलीगल ड्रग्स और वेपन सप्लाई करने का आरोप लगा और पुलिस उसे पकड़ कर ले गए। उस समय आरोही को कुछ समझ नहीं आया कि अचानक से ये सब क्या हो गया। सब कुछ तो अच्छा चल रहा था, फिर ये सब। उस समय सोनाली ने उसे बहुत दिलासा दिया कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, दक्ष को कुछ नहीं होगा, ये पक्का उसके दुष्कान की चाल होगी, वो जल्द ही बाहर आ जाएगा। फिर इसी तरह वो उसे बहला फुसला कर एक गोदान में ले गए। उस समय आरोही के पास उतनी सोचना समझने की शक्ति नहीं थी। एक तो दक्ष को पुलिस पकड़ के ले गए थी और ऊपर से वो प्रेग्नेंट भी थी, इसलिए उसे कुछ भी समझ नहीं आया। और वो अपनी बहन से इतना प्यार करती थी कि वो कभी अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि वो कभी उसके साथ ऐसा करेगी। फिर जब उसके सामने सच आया कि इन सब के पीछे सोनाली है, तो वो बुरी तरह से टूट गए। उसने वहां से भागने की बहुत कोशिश की, पर वो सफल नहीं हो पाई। पर इन सब में सोनाली को गुस्सा जरूर आ गया था। फिर उसने उसके पेट में पल रहे बच्चे को मार दिया, साथ ही साथ उसका पैर भी तोड़ दिया, जिससे वो वहां से भाग न पाए। अपने जिंदगी के बारे में सोचकर आरोही बुरी तरह से टूट गई कि कैसे उसी के बहन ने उसके साथ ऐसा किया। ये सोचकर ही उसकी आंखों में खून उतर आया। अब आरोही आगे क्या करेगी? क्या वो इन सब चीजों का बदला सोनाली से लेगी या उसे फिर से माफ कर देगी? वही निर्मला जी अपने होश में आए और आरोही कुछ कहती उससे पहले ही वो आरोही पर चिल्ते हुए बोली, आरोही तुम सोनाली के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे धमकाया। तुम्हें पता है कि वो गांव में पली पड़ी है, उसे ज्यादा समझ नहीं है, पर तुम तो समझदार हो ना। उसने मुझे बताया कि उसने तुम्हें जानबूझकर सीढ़ियों से धक्का नहीं दिया था, वो बस तुम्हारे उसे बुली करने के कारण उत्तेजित हो गए थी, इसलिए उसने गुस्से में आकर ऐसा कर दिया। उसका तुम्हें चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वो बहुत ज्यादा गिल्टी है। वो कुछ दिन से ठीक से खा पी भी नहीं रही है। मैं मानती हूँ कि वो थोड़ी नासमझ है, पर तुम तो उसकी बहन जो, तो तुम तो थोड़ी समझदार हो सकती हो। तुम उसे इस तरह बुली कैसे कर सकती हो? मुझे तुमसे इस चीज की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। आरोही ने अविश्वास से अपनी मॉम की तरफ देखा। भले ही वो उसका साथ नहीं दे सकती थी, पर वो बिना उससे कुछ भी पूछे बस सोनाली की बात सुनकर उस पे इस तरह आरोप कैसे लगा सकती थी कि सारी गलती सिर्फ उसकी है। ठीक है, सोनाली गांव में पली बड़ी थी और उसने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा था और वही उसने एक सुखद जीवन जिया था, पर इसमें उसकी क्या गलती थी? निर्मला जी अपनी छोटी बेटी की तरफ इतना पार्शियल कैसे हो सकती थी? पर ये सब देखकर आरोही को कोई हैरानी नहीं हुई। ये सब कुछ ठीक वैसा ही था जैसे उसके पिछले जीवन में हुआ था। जब वो होश में आए थी तो उसे बिना कुछ पूछे निर्मला जी ने उस पे इसी तरह चिल्लाया था, और ये सब सुनकर उसे बहुत ही गिल्टी फील हुआ और उसे लगा कि शायद इसमें उसकी ही गलती थी। उसे सोनाली के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो इनोसेंट थी, उसमें उतनी समझ नहीं थी। उसे नहीं पता था कि ये सब सोनाली की चाल थी। वो मॉम डैड के नज़रों में उसे गिरने के लिए नाटक कर रही थी। फिर क्या वो बिना कुछ सोचे समझे जल्दी से घर गए और सोनाली से बहुत माफ़ी मांगी कि उसे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। बल्कि सच तो ये था कि उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। वो सोनाली ही थी जिसने पूरे कॉलेज में अफवाह फैला दी थी कि वो बहुत जल्द विधवा होने वाली है, पर वो अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसने इन सब चीज़ों को इग्नोर किया और सोनाली से बहुत बार सॉरी बोलने के बाद फिर सोनाली ने उसे माफ़ कर दिया। पर इन सब चीज़ों से सोनाली बहुत बिगड़ गई थी। अब उसका जो मन आता था वो वही करती थी और सारा दोष आरोही पर डाल देती थी। कोष्टक। पर अब सब कुछ बदल गया था। अब वो जब भी सोनाली का नाम सुनती थी उसका खून खौलने लगता था। उसका मन करता था वो सोनाली को जान से मार दे। सोनाली ने उसके साथ वो किया जो कोई अपने दुश्मन के साथ भी न करे। पर अब जब उसे दूसरा मौका मिला था तो सोनाली से अपने वो सब चीज़ का बदला लेगी। उसे वो सब कुछ सूद समेत वापस देगी जिसकी वो हकदार है। ये सब सोचकर उसकी आंखें नफरत से जल उठी। उनके दिल में बदले की आग जल रही थी, तो इस बार वो सब कुछ हासिल करके रहेगी जो उसका है।
चाहे उसके लिए उसे कुछ भी क्यों न करना पड़े। फिर उसने कुछ सोचा और जोर जोर से रोने लगी। और वही जब निर्मला जी ने आरोही को इस तरह बिलक बिलक के रोते हुए देखा तो घबरा गए। आरोही हमेशा से ही एक आज्ञाकारी लड़की रही थी और शायद ही कभी रोती थी, पर जब निर्मला जी ने उसे इस रोता देखा तो एकदम से चुप हो गई। उन्हें समझ ही नहीं आया कि उन्हें क्या करना चाहिए। वही विवेक जी ने जब आरोही को इस तरह रोते देखा तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर उन्हें निर्मला जी को डांटा। भले ही सोनाली के आने के वजह से वो आजकल आरोही पर इतना ध्यान नहीं दे पा रहे थे, पर वो उनकी राजकुमारी थी, वो उसे रोते हुए देख सकते थे। विवेक जी बोले, निर्मला क्या तुम्हारे पास दिल नहीं है? वो अभी अभी उठी और है और तुमने उसे डांटना शुरू कर दिया। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? वही अपने पति की बात सुनकर निर्मली जी को बहुत गिल्टी फील हुआ और वो आरोही से माफ़ी मांगते हुए बोली, मेरा बच्चा मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम पर ऐसे नहीं चिल्लाना चाहिए था। पर बच्चा तुम्हें भी समझना चाहिए न कि सोनाली अभी यंग है, तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। निर्मला जी आरोही को चुप करवाने की कोशिश कर रही थी, पर इन सब में उन्होंने सोनाली को डिफेंड करना नहीं छोड़ा। आरोही ने एक नज़र अपनी माँ की तरफ देखा और सोचा कि अतीत में कितनी बेवकूफ़ थी। उसने इसी तरह अपनी माँ की बातों में आकर उसने अपनी बहन को माफ़ कर दिया था, पर इस बार वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। और रही छोटी की बात, तो वो दोनों जुड़वा थे। सोनाली उससे बस कुछ मिनट ही तो छोटी थी, तो हर बार वो ही क्यों समझे। फिर वो उदास सा चेहरा बनाते हुए बोली, मुझे पता है मॉम, मुझे शांत रहना चाहिए था, पर मैं क्या करती। जब सोनाली ने कहा कि मैं बहुत जल्द विधवा हो जाऊंगी तो मुझे गुस्सा आ गया। फिर वो दयनीय चेहरा बनाते हुए अपने मॉम की तरफ देखते हुए बोली, क्या सच में मॉम? सोनाली सच बोल रही थी क्या? मैं शादी करने के बाद मैं बहुत जल्द विधवा हो जाऊंगी। वही अपनी बेटी की बात सुनकर निर्मला जी को गिल्ट फील हुआ कि वो अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। फिर वो आरोही को तसल्ली देते हुए, नहीं बच्चा, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हें तो पता है न सोनाली बच्ची है, वो कुछ भी बोल देती है, तुम उसकी बात पर ध्यान मत दो। वही जब आरोही ने ये सुना तो उसकी आंखें एकदम से ठंडी हो गई और फिर वो अपनी नज़रें झुकाते हुए धीरे से बोली, ठीक है, अगर आप ऐसा चाहती है तो मुझे इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे भी आप मेरे मॉम डैड है, आप लोग जो भी मेरे बारे में सोचेंगे वो अच्छा ही होगा। वही अपनी बेटी को ऐसी बात सुनकर निर्मला जी और विवेक जी दोनों को ही अपने किए पर बहुत दुख हुआ कि वो अपनी इतनी आज्ञाकारी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, और ये सोचकर उन्हें और दोषी महसूस होने लगा। उनकी ये बेटी हमेशा से ही आज्ञाकारी रही थी। भले ही उसने पहले इस शादी का विरोध किया था, पर उसने ऐसा भी कुछ एकदम नहीं किया था जिसे उन्हें शर्मिंदी महसूस हो। और वही सोनाली ने इस शादी को न करने के लिए खुद को मारने तक की कोशिश की। ये सब सोचकर उनका दिल पसीज गया। वही जब विवेक जी ने जब ये सुना तो उन्होंने एक राहत की सांस ली, क्योंकि उन्हें सच में अभी अपने बिजनेस में पैसे की बहुत ज़रूरत थी। बस एक बार उनकी बेटी की शादी सिंघानिया परिवार में हो जाए, उन्हें कुछ भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि दक्ष की दादी ने उन्हें वादा किया था कि शादी के बाद वो उनके बिजनेस में हेल्प करेगी। फिर निर्मला जी ने अपने पति की तरफ देखा और आरोही को गले लगाते हुए बोली, थैंक यू सो मच बच्चा, मुझे पता था कि तुम मेरी सबसे प्यारी बेटी हो। तुम चिंता मत करो, शादी होने के बाद भी हम दोनों तुम्हें इस तरह प्यार करेंगे। ये सुनकर आरोही ने एक नज़र अपने मॉम डैड की तरफ देखा और बस अपना सिर हिला दिया। मॉम डैड ने उसे बताया कि उसकी शादी अगले महीने है। ये सुनकर उसका जोड़े से धड़कने लगा कि वो एक बार फिर से दक्ष को देख पाएगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो एक फिर दक्ष से मिल पाएगी। ये सब सोचकर उसकी आंखें भर आईं, पर उसने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल किया। आरोही ने मॉम डैड ने थोड़ी देर उससे बातें की और फिर वो वहां से चले गए, क्योंकि अब जब आरोही इस शादी के लिए मान गए थी तो उन्हें ये बात सिंघानिया परिवार को भी बतानी थी। वही अपने मॉम डैड के जाने के बाद आरोही वही बेड पर लेट गए और अपने और दक्ष के बारे में सोचने लगी। उसे वो सब कुछ याद आने लगा जो उसने और दक्ष ने साथ में बिताया था। पिछले जीवन में ऐसा एक भी दिन नहीं था जो उसने दिल से दक्ष के साथ नहीं बिताया हो। भले ही दक्ष ने उसके साथ कितना भी अच्छा बर्ताव क्यों नहीं किया हो, पर उसने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो सच में अंधी थी। उसे दक्ष का अपने लिए प्यार समझ ही नहीं आया और फिर वो अचानक से प्रेग्नेंट हो गई। उसके बाद वो अपने और दक्ष के फ्यूचर के बारे में सोचने लगी, पर तब सब कुछ बदल गया। सोनाली ने उसे किडनैप करके उसके बच्चे को मार दिया और फिर दक्ष को भी मर दिया, और ये सब याद आते ही उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गए। उसने फिर जल्दी से इधर उधर देखा कि तभी उसकी नज़र अपने फ़ोन पर गए। ये देखकर उसने उसे जल्दी से लिया और उसमें कुछ देखने लगी, जैसा कि उम्मीद था कि वहाँ उसका नंबर नहीं था और न कोई फ़ोटोज थी। तभी आज के डेट की तरफ देखा और उसे यकीन हो गया कि सच में उसका रिबॉर्न हुआ है। आरोही बहुत देर तक उसी तरह फ़ोन को घूरती रही।
उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वैसे तो उसे पता था कि दक्ष उसके शादी से पहले बिल्कुल ठीक हो गया था, पर फिर भी वो अपने दिल की तसल्ली के लिए एक बार उसकी आवाज़ सुनाना चाहती थी। उसे उसकी आवाज़ सुने कितनी साल हो गए, ये सब सोचकर उसका दिल सिकुड़ गया। उसे अपना दम घुटते हुए महसूस हुआ और वो खुद के इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाए और उसने एक नंबर डायल कर दिया। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा। अगर उसने उससे पूछ लिया कि ये नंबर उसके पास कहाँ से आया तो वो क्या जवाब देगी। उसके दिल और दिमाग के जंग में आखिर उसका दिल जीत गया और उसने नंबर डायल कर दिया। अब जो होगा देखा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ एक गगनचुंबी इमारत के सबसे ऊपरी मंजिल पर एक आदमी बिना किसी इमोशन के लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसकी काली आंखें लैपटॉप पर फोकस थी और चारों तरफ एकदम शांति थी। तभी उस शांति को तोड़ते हुए डेस्क पर रखा हुआ उसका फ़ोन बजने लगा। ये सुनकर उसके हाथ एकदम से रुक गए और उसने एक नज़र अपने फ़ोन की तरफ देखा और उसकी भौहें सिकुड़ गई, क्योंकि ये एक अननोन नंबर था। ये उसका पर्सनल नंबर था जो सिर्फ और सिर्फ उसकी फैमिली और कुछ करीबी लोगों के पास ही था। और वही आरोही को ये बात अच्छे से पता था कि अगर उसने किसी और नंबर पर कॉल किया तो दक्ष कभी भी उसका कॉल रिसीव नहीं करेगा, इसलिए उसने उसके प्राइवेट नंबर पर कॉल किया था। वही फिर कुछ सोचकर दक्ष ने कॉल रिवाइव कर लिया और अपनी भारी आवाज़ में हेलो। और वही जब आरोही ने दक्ष की गहरी आवाज़ सुनी तो वो खुद को इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाए और उसके आंख से आंसू बहने लगे। सिर्फ वो ही जानती थी कि इस आवाज़ को सुनने के लिए वो कितना तारसी थी। उसके होठ कांप रहे थे और वही जब दक्ष ने उधर से कोई भी आवाज़ नहीं सुनी तो उसकी आंखें छोटी हो गए। वही आरोही को डर था कि कहीं दक्ष कॉल न कट कर दे, तो वो जल्दी से खुद को संभालते हुए बोली, हूँ मिस्टर सिंघानिया, मैं आरोही। उसने अभी लगभग दक्ष को हब्बी बोल ही दिया था। उसने लगभग अपने आप को दक्ष के सामने एक्सपोज कर ही दिया था, पर उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और अपने बोलने का तरीका बदल दिया, क्योंकि दक्ष उसे नहीं जानता था। वही जब दक्ष ने आरोही सुना तो एक पल के लिए वो हैरान हो गया, पर वो खुद को संभालते हुए अपने कड़क आवाज़ में बोला, तुम्हें मुझसे कोई काम है? वैसे दक्ष और आरोही आज से पहले कभी भी एक दूसरे से नहीं मिले थे, न ही कोई बात की थी। भले ही उनकी फैमिली अच्छे दोस्त थे, पर फिर भी वो एक बार भी नहीं मिले, क्योंकि दक्ष को ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं था। और वैसे भी सिर्फ आरोही के दादी के वजह से वो लोग दोस्त थे, और जब उसकी दादी गुजर गए तो उसका सिंघानिया परिवार में आना जाना काम हो गया। वही दक्ष की बात सुनकर आरोही मायूस हो गई। क्या दक्ष उसके बारे में ऐसा सोचता है? मतलब सिर्फ वो उसे कुछ काम होगा तभी ही कॉल कर सकती है। पर एक तरफ से देखा जाए तो दक्ष का सोचना भी गलत नहीं। मतलब जो लड़की उससे शादी नहीं करना चाहती है, तो फिर अचानक से ऐसा भी क्या हुआ जो उसने उसे कॉल किया? ये सब सोचकर आरोही ने खुद को दिलासा दिया और खुद को शांत करते हुए बोली, नहीं मिस्टर सिंघानिया, वो बस मैं पूछना चाहती थी कि अब आपकी तबीयत कैसी है। वही जब दक्ष ने ये सुनकर तो उसके हाथ टाइप करते करते एकदम से रुक गए और उसके होठों के कोने थोड़े ऊपर की तरह उठ गए। क्या तुम मेरे ठीक होने के बाद इस शादी से पीछे हटने के बारे में सोच रही है? वही ये सुनकर आरोही घबरा गए और जल्दी से बोली, ना नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। ये बोलकर वो एकदम से चुप हो गए। उसे समझ ही नहीं आया कि वो आगे क्या बोले। बेशक उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था, वो बस उसकी तबीयत को लेकर फिक्रमंद थी। घबराहट में फिर वो अपने नाखून चबाने लगी। उसे लगा शायद उसने जल्दबाजी में आकार कोई गलती कर दी है। आज के बाद उसे ध्यान रखना होगा, वरना दक्ष को कभी भी उस पर शक ही सकता है। फिर वो जल्दी से बोली, ये जानकर मुझे अच्छा लगा कि आप ठीक है, अब मैं रखती हूँ। और दक्ष का जवाब सुने बिना ही उसने कॉल कट कर दिया। और वही दक्ष ने एक नज़र अपने फ़ोन की तरफ देखा। भले ही उसके चेहरे पे कोई इमोशन नहीं थे, पर आरोही की बात सुनकर उसकी आंखें थोड़ी नरम पड़ गई थी। इन सब के बाद निर्मला जी और विवेक जी ने आरोही को एक बार भी सोनाली से माफ़ी मांगने या उसे माफ़ करने के बारे में नहीं कहा। उन्हें डर था कि कहीं इन सब में आरोही शादी से मना न कर दे। वैसे भी उनके लिए ये शादी बहुत इम्पोर्टेंट थी। अगले दिन सोनाली आरोही से मिलने हॉस्पिटल, उसके चेहरे से ही साफ पता चल रहा था कि वो यहाँ बिल्कुल भी आना नहीं चाहती थी। और ये सच भी था, अगर डैड ने उसे डांटा नहीं होता तो वो यहाँ कभी भी नहीं आती। वही जब आरोही ने सोनाली को देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। सोनाली का यहाँ आना उसकी पहली जीत थी, लेकिन तभी ही उसे याद आया कि ये वही थी जिसने उसके बच्चे को उसके खोख में ही मार डाला था। ये याद आते ही उसकी आंखें नफरत से भर गए। गुस्से के मारे उसका पूरा शरीर कांपने लगा, पर उसने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल किया, क्योंकि ये सही समय नहीं था ये सब करने का। वही सोनाली ने अपनी घृणा भरी नज़रों से आरोही की तरफ देखा। फिर उसने एक नज़र अपने मॉम डैड की तरफ देखा और अपने चेहरे पे दुखी वाली एक्सप्रेशन लाकर आरोही के पास आकर उसका हाथ पकड़ बोली, सॉरी आरोही, तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं हो ना?
मैंने सच में ये जानबूझकर नहीं किया, तुम्हें तो पता है न मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें कभी भी चोट पहुँचाने के बारे में नहीं सोच सकती हूँ। वही सोनाली को इस तरह एक्टिंग करता देख आरोही का मन हुआ कि वो उसका हाथ झटक दे, पर उसे अच्छे पता था कि उसके मॉम डैड ये सब देख रहे हैं। वो गुस्से में आकर फिर से वही गलती नहीं कर सकती थी। वैसे भी उसने उन्हें यकीन दिलाने के लिए बहुत कोशिश की थी कि वो इनोसेंट है। अगर उसने ऐसा कुछ भी किया तो सोनाली इस बात का फायदा उठाकर फिर से रोने का नाटक करेगी और फिर से मॉम डैड को उसके खिलाफ भड़का देगी और आरोही ऐसा कुछ भी होने नहीं दे सकती थी। वही जब निर्मला जी ने देखा कि आरोही अभी भी कुछ नहीं बोल रही है तो वो बोली, आरोही बच्चा देखो, वो तुमसे माफ़ी मांग कर रही है। तुम्हें उसे माफ़ कर देना चाहिए, वैसे भी बहनों में ऐसे छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं। वही निर्मला जी को इस बात का एहसास हो चुका था कि इन सब में सोनाली की गलती है, इसलिए ही उन्होंने सोनाली को माफ़ी मांगने के लिए कहा था। वही जब आरोही ने सुना तो उसने एक नज़र अपनी मॉम की तरफ देखा और स्माइल करते हुए बोली, आप सही कह रही है मॉम, वैसे भी ये मेरी प्यारी बहन है। मैं इससे ज़्यादा देर तक कैसे नाराज़ रह सकती हूँ। वही जब निर्मला जी और विवेक जी ने ये सुना तो उन्होंने एक राहत की सांस ली और वही सोनाली मन में मुस्कुराते हुए बोली, ये लड़की सच में बेवकूफ़ है। पर जैसे ही उसने आरोही की आगे की बात सुनी उसकी मुस्कान अपनी जगह जम गए। आरोही बोली, पर सोनाली तुम आगे से जो कुछ भी करो पर तुम मुझे सीढ़ियों से मत धकेलना। तुम्हें पता है न मुझे ऊंचाइयों से डर लगता है। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि वहाँ बहुत सारे लोग थे और वो मुझे जल्दी से हॉस्पिटल ले आए। अगर मुझे कुछ हो जाता तो मॉम डैड सिंघनिया परिवार को क्या जवाब देते। इन सब में उनकी बिजनेस को भी नुकसान पहुंच सकता था। ये सब बोलते हुए आरोही बहुत बुरी तरह से कौप रही थी कि जैसी वो कितनी डरी हुई है। वही ये सुनकर सोनाली मुस्कान गायब हो गए। वही जब निर्मला जी और विवेक जी ने ये सुना तो वो पसीने से तरबतर हो गए। उन्होंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं कि अगर आरोही को कुछ हो जाता तो वो सिंघानिया फैमिली को कैसे एक्सप्लेन करते, और वैसे भी उन्होंने पहले ही उन्हें इन्फॉर्म कर दिया था कि वो आरोही की शादी दक्ष से करेंगे। वो सोच भी नहीं सकते थे उनके साथ क्या होता। ये सब सोचकर उनका चेहरा काला पड़ गया और वही जब सोनाली ने निर्मला जी और विवेक जी के एक्सप्रेशन देखे तो वो होश में आए जल्दी से बोली, आरोही तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, मेरे होते तुम्हें कैसे कुछ हो सकता था। अगर वहाँ कोई नहीं होता तो मैं थी न, मैं तुम्हें बचा ही लेती। ये सुनकर आरोही अपने चेहरे पर दुखी वाले एक्सप्रेशन लाते हुए बोली, अगर ऐसा था तो तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की जब मैं दर्द में तड़प रही थी। तब तो तुम वहाँ चुपचाप खड़ी तमाशा देख रही थी। तुम्हें पता भी है मैं कितनी ज्यादा घबरा गए थी। वही जब निर्मला जी और विवेक जी ये सुना तो उसके आव भाव थोड़े गंभीर हो गए और वही सोनाली को समझ ही नहीं आया कि वो आगे क्या बोले। सोनाली मन जी मन में बोली, क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम मर जाओ। अगर तुम मर जाती थी मॉम डैड सिर्फ मुझे ही प्यार करते, उनका सब कुछ मेरा हो जाता। कोष्टक। वही विवेक जी ने जब ये सुना तो खुद के गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाए और वो लगभग सोनाली पर चीलते हुए बोले, सोनाली तुम अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तुमने न सिर्फ उसे सीढ़ियों से धक्का दिया बल्कि बाद में उसकी मदद भी नहीं की। वो पहले से ही इस बात से परेशान थे कि आरोही को कुछ हो जाता तो वो सिंघानिया परिवार को क्या जवाब देते। वो उसके परिणाम के बारे में सोच भी सकते थे कि ये कितना भयानक हो सकता था, और इन सब के पीछे उनकी खुद की बेटी थी। जहाँ एक बेटी उनके लिए शादी करने को भी तैयार थी तो वही दूसरी बेटी उन्हें सीधे खाई में धकेल रही थी। क्या आरोही अपने प्लान में कामयाब हो पाएगी या सोनाली फिर से निर्मला जी और विवेक जी को अपने बातों में फंसा लेगी। वही अपने डैड की बात सुनकर सोनाली ने कस और अपनी मुट्ठी भींच ली। उसकी आंखें में खून उतर आया था। उसका मन कर रहा था कि वो अभी के अभी आरोही को जान से मार दे। वो अपने दिल की गहराई से आरोही से नफरत करती थी और आज के वाक्य के बाद उसकी नफरत 100 गुना बढ़ गई थी। उसके वजह से आज पहली बार डैड ने उस पर इतना गुस्सा किया था। वो समझ गए थी कि इस बार उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, वरना हर बार आरोही ही होती थी जिसे मॉम डैड के गुस्से का सामना करना पड़ता था और ये देखकर उसे बहुत खुशी होती थी। पर इस बार उसकी चाल उसी पर भारी पड़ गई थी। आरोही को मॉम डैड के नज़रों में गिराने के लिए उसने बहुत मेहनत की थी। पहले उसने उनकी कमजोरी का पता लगाया, फिर वही किया जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। यही वजह थी कि इतने कम समय में वो आरोही को मॉम डैड के नज़रों में गिराने में कामयाब हो पाए थी। सोनाली मन ही मन में खुद से बोली, नहीं, मैं इतने आसानी से ये सब बर्दाश्त नहीं होने दे सकती हूँ। एक दिन मैं ये साबित करके रहूंगी कि मॉम डैड सिर्फ और फिर मुझसे प्यार करते हैं। वही आरोही ने एक नज़र सोनाली की तरफ देखा जो गुस्से से कौप रही थी।
ये देखकर वो थोड़ा दुखी होते हुए बोली, डैड आप सोनाली को कुछ मत बोलिए, इन सब में उसकी कोई गलती नहीं है। वो मैंने जब सुना कि मैं विधवा हो जाऊंगी तो मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाए। आई एम सॉरी डैड, मुझे ध्यान रखना चाहिए। वही जब सोनाली ने ये सुना तो उसकी आंखें अविश्वास से फैल गई और उसने अपनी हैरानी भरी नज़ारों से आरोही की तरफ देखा। उसे आज आरोही कुछ अलग रही थी, पर उसे समझ नहीं आया उसने अलग क्या है। वही जब निर्मला जी ने ये सुना तो उन्हें भी सोनाली पर गुस्सा आ गया और वो उस पर चिल्लाते हुए बोली, सोनाली वो तुम्हारी बहन है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। सोनाली ने रोते हुए आरोही की तरफ एक नज़र देखा, पर उसे आरोही में कुछ अलग नज़र नहीं आया। उसने लगा शायद वो बस लकी है। मॉम डैड को उसे इस तरह हॉस्पिटल में देखकर उस पर दया आ गई होगी, इसलिए वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं। सोनाली ने फिर अपना सिर नीचे झुका लिया और अपनी गलती मानते हुए बोली, मॉम डैड आई एम सॉरी, मैं मानती हूँ ये सब मेरी गलती है, मैं बस थोड़ी उतावली हो गई थी, पर आप दोनों चिंता मत करिए, मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। आखिर आरोही मेरी बहन है, मैं उसे चोट पहुँचाने के बारे में सोच भी कैसे सकती हूँ। वही जब निर्मला जी और विवेक जी ने सुना तो एकदम से चुप हो गए। विवेक जी फिर अपना सिर हिलाते हुए बोली, ठीक है, और वैसे भी आरोही की जल्द शादी होने वाली है, फिर वो सिंघानिया मेंशन चली जाएगी तो तुम दोनों के साथ में समय बिताने का ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए तुम दोनों को खुशी खुशी साथ मिलकर रहना चाहिए। ये सुनकर सोनाली ने आज्ञाकारी ढंग से अपना सिर हाँ में हिला दिया और आरोही ने भी अपना सिर नीचे ही रखा, जैसे वो भी इस बात से सहमत हो। भले ही आरोही दक्ष सिंघानिया से शादी करने के लिए मान गए थी, पर उन्हें अभी भी इस बात का डर था कि कहीं आखिरी पल में वो अपने वचन से पीछे ना हट जाए, इसलिए उन्होंने उसे ज़्यादा कुछ बोलने की हिम्मत नहीं की। यहाँ तक कि उन्होंने उसे कॉलेज जाने से भी मना कर दिया कि कहीं दूसरे स्टूडेंट आरोही का ब्रेन वॉश न कर दे, और बहाने से उसे घर पर ही रहने को कहा कि शादी की तैयारियों में उसकी ज़रूरत है। वैसे भी उसकी शादी इतने पावरफुल और अमीर खानदान में हो रही थी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो पढ़े या ना पढ़े, और वैसे भी देखा जाए तो बड़े खानदान को लोगों इस तरह अपने बहुओं का बाहर जाना पसंद नहीं होता था। इसके अलावा आरोही अभी छोटी थी, तो दोनों परिवारों ने डिसाइड किया था कि आरोही और दक्ष की सीक्रेली होगी। वो बस सिंपल सा कोर्ट मैरिज करेंगे, उसके बाद जब आरोही बड़ी हो जाएंगी फिर वो उनकी शादी धूमधाम से करवा देंगे। ये सब आरोही की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए डिसाइड हुआ था। आरोही ने जब से शादी के लिए हाँ बोला था तब से निर्मला जी और विवेक जी के बर्ताव में पूरी तरह बदलाव आ गया था। वो आरोही की हर एक छोटी बात मानते थे, वो जो कहती थी वो उसे वो ला कर देते थे। निर्मला जी उसके लिए उसका पसंदीदा खाना भी बनाती थी, जिसे आरोही को बहुत अच्छा लगता था। यहाँ तक कि विवेक जी ने उसे एक क्रेडिट कार्ड भी दिया था, जिसका इस्तेमाल वो कुछ भी खरीदने को कर सकती थी। आरोही ने भी बिना किसी हिचकिचाहट से वो कार्ड ले लिया था, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि इस शादी से उसके माता पिता जो मिल रहा है वो इस कार्ड के सामने कुछ भी नहीं था। पिछले जीवन में उसे इसी प्रॉफिट की चलाते अपने जीवन का त्याग करना पड़ा था। वही सोनाली जो उसके बगल में खड़ी थी, उसने जब वो कार्ड देखा तो जलन के मारे उसके तन बदन में आग लग गई। फिर उसने भी अपने डैड से जिद की उसे भी एक चाहिए। ये सुनकर विवेक जी उसे फटकार लगाते हुए बोले, तुम्हें इतने पैसे की क्या ज़रूरत है, इन सब के लिए तुम अभी बहुत छोटी हो, अगर तुम्हें कोई चीज़ की ज़रूरत है तो तुम अपनी मॉम से कहो, वो तुम्हें लाकर देगी, और जाओ जाकर पढ़ाई करो, मैं देख रहा हूँ तुम आजकल कुछ ज़्यादा ही जिद्दी होते जा रही हो। भले ही सोनाली के लौटने के बाद इन्होंने आरोही को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया था, पर उन्होंने आरोही के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था, इसलिए वो उससे ज़्यादा अटैच फील करते थे, और ऊपर से आरोही बहुत ओबीडियंट भी थी। वो ये बात अच्छे से जानते थे कि आरोही दक्ष से शादी नहीं करना चाहती थी, पर सिर्फ परिवार की मदद करने के लिए वो शादी के लिए मान गए थी। वही सोनाली ने उन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने उसे शादी करने के लिए मजबूर किया तो वो खुद को नुकसान पहुंचा लेगी। उन्हें ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। इन सब चीज़ों में आरोही ज़्यादा समझदार और कोऑपरेटिव थी।